अस्सलामुअलैकुम। आवाज़ आ रही सबको? स्टार्ट करें हम। स्क्रीन आ रही है आप सबके पास? क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है? टेक्निकल कोई ग्लिचेस तो नहीं है? हम स्टार्ट करें। चलें जी। अच्छा देखें, स्टार्ट करते हैं। हमने जो लास्ट क्लास के अंदर एक ओवरऑल डिस्कशन आपके साथ किया था, ठीक है, आज जो है वो हम इंट्रोडक्शन टू कंपनीज के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर मैंने अपने एरिया को जो है वो ब्रेक डाउन किया हुआ है। ठीक है, हमने जो डिस्कस किया था कि सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस को हमने स्टार्ट करना है, और बहुत सारी चीज़ों का आपके जो अदर लॉज भी हैं, और इनफैक्ट जो कंपनीज एक्ट है उसका जो बेसिक डिस्कशन है, ठीक है, वो हमने करना है। और तो इसमें से बेसिक डिस्कशन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो शायद कैफ के अंदर आपने पढ़ी हो, ठीक है, लेकिन वो ऑब्वियसली हमें उसको एक दफा रिकॉल करना है। और फिर उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो एड ऑन होंगी। ठीक है, आपने कैफ में जो पढ़ा था वो बहुत छोटा सा हिस्सा था, लेकिन डेफिनेटली वहां अगर आपने कंपनी पढ़ी थी तो कंपनी चेंज तो नहीं हो सकती। अगर वहां आपने लिमिटेड बाय शेयर्स पढ़े थे तो वो भी डेफिनेशन आपके पास सेम ही रहेगी। लेकिन यह है कि अगर हम इसे नहीं पढ़ते तो फिर डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है वो इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे, और फिर इंशाल्लाह जो है वो हम ग्रेजुअली प्रोसीड करते रहेंगे। जहां अदर लॉज होंगे, जहां न्यू सेक्शन होंगे, वहां पे हम उसको करते रहेंगे। ठीक है, एनीवेज। अच्छा देखिए, सेक्शन नंबर वन के अंदर आपके पास जो कंपनीज एक्ट 2017 का सेक्शन नंबर वन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो है वो समरीज अवेलेबल है। ठीक है, आपको मैंने ये भी दिखाया था कि हमारे पास समरीज जो है वो इस फॉर्मेट के अंदर भी है, तो आपने कॉपी करने की जरूरत नहीं है। समरीज हमारे पास है। ठीक है, ये हम आपको शेयर कर देंगे, ये बुक शॉप के अंदर भी रखवा देंगे। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, एनीवेज, तो अभी हम जो है वो इसको डिस्कशन को स्टार्ट कर देते हैं। सेक्शन नंबर वन के अंदर आपके पास सबसे पहले वो ये कहता है कि ऑब्वियसली सेक्शन नंबर वन आपका डिफाइनिंग सेक्शन होता है कि भाई आपके पास ये लॉ किसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो हम साथ साथ जो है वो कंपनीज एक्ट को यूज करना भी देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमें बुक रखनी है अपने साथ। हमें बुक सिर्फ नोट्स पे रिलाई नहीं करना। ठीक है, ये आपको दिए जाएंगे, ठीक है, फ्लो चार्ट्स आपके पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आपने जो है वो बुक को यूज करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, एनीवेज, तो अब आपके पास शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। ठीक है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 2017। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये एक आपके पास शील्ड प्रोवाइड कर रहा है, ये एक एडिशनल एक बात कर रहा है कि दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस एक्सेप्ट सेक्शन 456 which shall come into force on such date as the federal government or an authority or person authorized by it by notification in the official gazette appoint। ठीक है, ये सेक्शन एक एक्सेप्शन उन्होंने रखी है, ये जब आगे देखेंगे सेक्शन तो इस पे बात करेंगे। लेकिन इन जनरल क्या बात कर रहा है कि भाई ये जो पूरा लॉ आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? कंपनीज एक्ट है। ठीक है, इसकी एक्सटेंड कहाँ है? ये पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स डिफाइंड है, ठीक है, वहां तक ये अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बियॉन्ड डेफिनेटली ये जो है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है,
और जैसे ही इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, ये इमीडिएटली जो है वो इफेक्टिव था। ठीक है। हाँ, एक्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन के जिसके लिए उसने कहा कि इसे हम सब्सिक्वेंटली बता देंगे कि कब से इसे अप्लाई करना है। ठीक है, ये इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड और कमिटमेंट के ऊपर इसने यहाँ पे स्कोप के ऊपर इसने बेसिकली जो है वो बात की। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम जनरल फीचर्स ऑफ कंपनी की बात करते हैं, ठीक है, तो कंपनी के अंदर और इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है। तो अगर हम इसे एनालाइज करें, तो बहुत ब्रीफली अगर हम बात करें इसके ऊपर, तो देखें, जब आप प्रैक्टिकली एक कंसल्टेंट बनेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह, तो आपसे लोग पूछने आएंगे। देखिए, इसके लिए मुहिब अब्बास अली का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक सेकेंड, अदनान भी क्या कहने से वाले। अदनान, मुझे जो है वो उसका आइडिया नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपके सामने जो एसएससीबी की वेबसाइट के ऊपर एक्ट है, ठीक है, वो मैंने आपके सामने, गैजेटेड जो है वो लिखा हुआ है ना आपके सामने, गैजेटेड है, मई 231 2017 पे आया है, तो ये मैंने आपके सामने खोला हुआ है। ठीक है, एनीवेज। अच्छा, मुहिब अब्बास अली कह रहे हैं। हाँ, सर, बहुत अच्छा सवाल है मुहिब सर। वाई आर इन एक्सक्लूजन सेक्शन सच एज 456 अनाउंस सेपरेटली। देखिए, मुहिब, देश का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक पूरा प्रोसीजर डिफाइंड है ना, कि पहले जब इनेक्टमेंट होती है तो पार्लियामेंट में जाता है, फिर पार्लियामेंट से सेनेट में जाता है। अब आपको इस चीज का आइडिया होगा कि पार्लियामेंट में सिचुएशन किस तरह की है। ठीक है, और फिर पार्लियामेंट से जब सेनेट में जाता है तो वहां पे किस तरह के प्रेशर ग्रुप्स हैं। तो जैसे अभी अदनान ने एक क्वेश्चन पूछा, तो चले, अदनान का क्वेश्चन तो एक डिफरेंट बात है, लेकिन वैसे कि कंपनीज एक्ट लास्ट ईयर, इसमें कुछ प्रपोजल्स आए थे। इनफैक्ट प्रपोजल्स क्या, इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट भी कर दिया था, और क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो पार्लियामेंट से अप्रूव हो गया, कुछ चेंजेस आई थी इसमें। ठीक है, अब लेकिन क्या हुआ कि जब सेनेट के अंदर थ्रू कराना था तो सेनेट से अप्रूव ही नहीं हुआ। ठीक है, तो वो सारी की सारी चेंजेस फिर से जीरो हो गई। यानी जो एक्ट पहले आया था वही आज भी एप्लीकेबल है, यानी कंपनीज एक्ट 2017 एप्लीकेबल है। जो लास्ट ईयर चेंजेस आई थी वो 9 मंथ्स तक इधर उधर घूमती रही, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, और उसके बाद फिर जो है वो इफेक्टिव ही नहीं हो सकी। ठीक है। तो ऑल दो चांसेस हमेशा यही होते हैं कि जब पार्लियामेंट से हो जाएगा तो सेनेट से हो जाएगा, तो इसलिए जो है वो कोर्ट्स के अंदर आपके पास अपडेट्स हमने भी कर दी थी, लेकिन क्या हुआ कि वो सेनेट से अप्रूव ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए इस वजह से जो है वो अब पुराना जो आपका कंपनीज एक्ट 2017 है वही आज की डेट पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, कुछ चेंजेस ऐसी थी कि जिसके ऊपर काफी रिटेलिएशन हुई थी। ठीक है, तो वो फिर अप्रूव ही नहीं हो सका सेनेट से। ठीक है, एनीवेज। अच्छा, अब हम बात करें थे जनरल फीचर्स ऑफ कंपनीज के ऊपर। तो देखें, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन कम्स टू यू, ठीक है, और वो आपसे कहता है कि आपके पास जो है वो, सर मुझे ये बताइए, आप एक कंसल्टेंट हैं, ठीक है, आपकी एक फर्म है, ठीक है, मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, आप बताइए कि मैं बिजनेस कैसे करूँ। ठीक है, यानी कैसे करूँगा मतलब ये नहीं है कि आप अगर प्लांट खरीद लें, ये ले लें, ये नहीं। बात ये है कि इसको लीगली मैं किस तरह से जो है वो हैंडल करूँ। ठीक है, एक छोटा स्टार्टअप है, ठीक है, इंशाल्लाह मैं ग्रो करूंगा। ठीक है, तो अब आप बताएं कि मैं क्या करूं। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, कैसे सजेस्ट करेंगे, प्लीज, मैं आपके आंसर्स का वेट करता हूँ कमेंट्स के अंदर, बताइए।
देखिए बिल्कुल आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है वो आंसर देने की कोशिश की, ठीक है, और इंटरेस्टिंगली सबने जो है वो सही बात की, सिवाय एक आध के कि उससे पूछेंगे कि रिसोर्सेज क्या है इसके अंदर, जो है वो डायरेक्टली इस तरह से नहीं। देखिए पॉइंट ये है कि लीगली किस तरह से हम इसको लेके चलें, ठीक है। तो जो आपने कहा, किसी ने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बताया, किसी ने कंपनी के बारे में बताया, किसी ने पार्टनरशिप के बारे में बताया, नहीं हम उससे कहेंगे देखें ये आपके हसन, देखो आपका आंसर सही है, लेकिन यहाँ से आप इसको इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन दी साइज ऑफ द कंपनी के जो आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, यानी साइज ऑफ द एंटिटी जो आप बनाना चाहते हैं। अगर आप बड़े स्केल पे काम करना चाहते हैं या इंटेंशन रखते हैं कि बड़े स्केल पे काम करें, ठीक है, तो फिर उसके लिए आप उसको डिफाइन कर देंगे। देखें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी के अंदर डिफरेंसेस क्या है। सबसे जो बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, वो ये डिफरेंस है कि देखें सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो है वो ये हमें हमें पता है ना, एक इंडिविजुअल होता है। पार्टनरशिप के अंदर एक से ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है, और कंपनी के अंदर जो है वो मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो क्या है कि भाई आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर और पार्टनरशिप के अंदर आपकी लाइबिलिटी जो है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू कंपनी के, जहाँ पे आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, ठीक है, यानी आपके पास एक जगह अनलिमिटेड है दो जगहों पे, और एक जगह पे लिमिटेड है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करते हो या पार्टनरशिप में काम करते हो, तो उसमें देर आर चांसेस कि जब आप लेट से के फॉर एग्जांपल आपके आपकी बिजनेस जो है वो बैंकरप्ट हो, ठीक है, तो उस केस में आपके पर्सनल एसेट्स कॉल किए जाएंगे। लेकिन अगर आप कंपनी की बात करते हैं तो आपकी लाइबिलिटी लिमिट कर दी जाती है वहां पे, ठीक है। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो एक कन्विंसिंग रोल प्ले करता है, ठीक है, किसी को भी कन्विंस करने में कि कंपनी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास सबसे की पॉइंट है। इसके बाद क्या है कि इसके बाद ये है कि देखें कंपनी रेगुलेटेड है, ठीक है, पार्टनरशिप तो एक सिर्फ रजिस्ट्री है बेसिकली, और सोल प्रोप्राइटरशिप तो वैसे भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जब एक रेगुलेटेड सेक्टर में आप काम करोगे तो ठीक है, देर आर एडिशनल कंप्लाइंसेस फॉर अ कंपनी, लेकिन उस केस के अंदर क्या होगा कि आप जो है वो क्या करोगे उसमें, उसमें आपके लिए लोन्स लेना, बैंक्स के पास जाओगे, या दूसरे इंटरनेशनली काम करोगे, या लोकली अगर आप अच्छे वेंडर से काम करते हो, ठीक है, कस्टमर्स के साथ डील करते हो, तो हमने कहा भाई इस केस के अंदर वो आपको हेल्प आउट करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये बंदा रेगुलेटेड है। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटर का शिप का तो कुछ नहीं पता ना, आज आप इस नाम से काम कर रहे हो, कल किसी और नाम से काम करोगे। तो ये सारे बेसिकली जो है वो आपके पास फीचर्स हैं। अब मैं इस पे बात नहीं कर रहा कि भाई ये तो हम जानते हैं ना, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए हैं कि भाई पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो बंदा इन्वेस्ट करेगा पूरा प्रॉफिट उसका होगा, पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के अंदर, और ठीक है, ये हमें पता है, ये इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने कहा ये एक की फीचर्स थे कि जो हमें पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हम क्या चीज करें, हम किस तरह से करें, बिजनेस ऑपरेट कैसे करें, लीगली कैसे रजिस्टर करवाएं, तो हमें ये आंसर इस केस के अंदर देना चाहिए। मेरे साथ है सब? वेब क्लियर है? अली, आरिफ, मुहिब मेरे साथ हैं, आगे बढ़ जाएं हम। चलें। अच्छा देखें, अब इसके बाद जो है वो जनरल फीचर्स ऑफ कंपनीज पे बात करते हैं। इस पे तो हमने बात कर ली ना, अब आप एडिशनली क्या क्या चीजें बता सकते हैं। देखें एडिशनली आप भी बता सकते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। हम जानते हैं आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है कि भाई फॉर एग्जांपल के फीचर सारे जो है वो नेचुरल पर्सन वाले होंगे, कैरेक्टरिस्टिक सारे नेचुरल पर्सन वाले होंगे, सिवाय इसके कि जो सिर्फ स्पेसिफिक है नेचुरल पर्सन के लिए। फॉर एग्जांपल हमने कहा भाई इसकी बर्थ उस तरह से नहीं होती जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग की बर्थ होती है, ठीक है। इसी तरह से हमने कहा भाई इसके अंदर फॉर एग्जांपल लेट से कि जो दूसरी चीज होती है भाई शादी हो गई, ये हो गया वो, हमने कहा भाई ये नहीं, इस तरह से नहीं होता। जिस तरह से ह्यूमन की डेथ होती है वैसे कंपनी की डेथ नहीं होती। इनके अलावा सारे, जैसे इंसान जो है वो बिजनेस कर सकता है, इसी तरह से आर्टिफिशियल पर्सन के पास भी एंटाइटल्ड है कि वो बिजनेस कर सकता है। जैसे ह्यूमन बीइंग एसेट्स को ओन कर सकता है, लाइबिलिटीज रख सकता है, इसी तरह से जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन भी, जिस तरह से ह्यूमन बीइंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकता है, वैसे आर्टिफिशियल पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकता है। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन क्या है, हमने कहा ये लीगली रजिस्टर्ड है कहीं पे, ठीक है। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन लीगली एग्जिस्ट करता है आपके पास, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस। दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी प्लस सेपरेट प्रॉपर्टी। देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब है कि जब मैं बात करता हूँ कंपनी की और ये चलें सोल प्रोप्राइटरशिप की
और पार्टनरशिप की, तो उस केस में क्या होता है कि ये अपने ओनर से अलग नहीं है, तभी तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। यानी ये और इनका बिजनेस अलग नहीं है, तभी तो कहा कि पर्सनली लायबल है। ठीक है, लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में क्या है, मेंबर्स अलग है और कंपनी अलग है। ठीक है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, मेंबर्स की ओनरशिप जरूर है कंपनी के अंदर, लेकिन कंपनी के एसेट्स मेंबर के एसेट्स नहीं है ना, मेंबर के एसेट्स कंपनी के एसेट्स हैं। ठीक है, तो दोनों की अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी है, दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर मेरे पास जो है वो फॉर एग्जाम्पल के इलेक्ट्रिक का शेयर है, तो मेरे लेट्स से कि मैं जो है वो के इलेक्ट्रिक का एक प्लांट लेके चला जाऊं अपने साथ। ठीक है, ना ही मैं अगर पीआईए का शेयर रखता हूं तो मैं कहूं भाई ये वाला जहाज जो है वो मेरा अपना है। ठीक है, मैं ये बात नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि भाई वो एसेट उनका है। मेरी एंटाइटलमेंट किस एक्सटेंड तक है, मेरी एंटाइटलमेंट रिवॉर्ड्स की एक्सटेंड तक है। अगर डिविडेंड आता है, बोनस आता है, वो मेरी एंटाइटलमेंट बनती है। ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा कि मैं अपना एसेट पे क्लेम करूं, क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगर आप एसेट पे क्लेम करोगे तो फिर लाइबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, फिर पर्सनली लाइबल भी होना पड़ेगा, तो कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है। अनलेस कि आगे जाके हम देखेंगे कि एक टाइप ऑफ कंपनी है जिसके अंदर आप पर्सनली लाइबल हो सकते हो, वो बाद में बात करते हैं उस पर। फिर इसके बाद जो है वो लिमिटेशन ऑफ वर्क की बात है आपके पास। ठीक है, कि भाई ह्यूमन बीइंग को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि आप ये काम करें ये काम ना करें। हाँ, ये जरूर है कि लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं आपको काम करने के लिए, ये अलग मसला है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन कंपनी तो बनती जिस पर्पज के लिए वही काम कर सकती है, उसके अलावा कोई काम कर ही नहीं सकती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि लेट्स से कि अगर के इलेक्ट्रिक है तो बनी किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात लिखी है। तो अगर वो लेट से कि गारमेंट सप्लाई करना स्टार्ट कर दे तो क्या कर सकती है? हमने कहा नहीं, क्योंकि वो लीगली रजिस्टर हुई है कि वो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, तो इसलिए वो इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन अगर वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दे तो एक सेपरेट बात है। ठीक है, तो काम कर सकती है ये वाला। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जिस जिस तरह से वो लीगली रजिस्टर हुई है, वो कोई और काम नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल और एओपी की, ठीक है, तो उसके उस केस के अंदर क्या है, उसके अंदर आपके पास देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ वर्क। ठीक है, आप जो चाहें बिजनेस करें। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट आया लिमिटेड लाइबिलिटी का। ठीक है, अगेन हमने इस पे बात की, हमने कहा भाई सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसीलिए तो लिमिटेड लाइबिलिटी है। यानी मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट होगी। ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटरशिप की या जो पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपके पास आपकी लाइबिलिटी क्या है, आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तभी आपके एसेट्स पर्सनली आप लाइबल होते हैं और पर्सनल एसेट्स कॉल किए जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास है परपेचुअल सक्सेशन, जो यहाँ से शायद मुहिब आपने या किसी ने जो है वो हाईलाइट भी किया था अभी, कि परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, कि भाई परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, कि इंसान की लाइफ लिमिटेड है। ठीक है, पहले जमाने में शायद जो है वो कहते थे कि भाई 1000 साल भी इंसान रहता था। ठीक है, 800 साल, 900 साल। ठीक है, फिर कम होते 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 हमने कहा कि भाई ऑन एन एवरेज आज की लाइफ क्या है, 55-60 ईयर्स है। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर हमने कहा लाइफ लिमिटेड है, अगर 1000 साल भी हो तब भी वो हमेशा के लिए नहीं हुआ ना, परपेचुअल सक्सेशन नहीं हुई उसकी। ठीक है, तो 55 साल तो वैसे भी नहीं हुआ, तो हमने कहा लेकिन कंपनी के साथ ऐसा सीन नहीं है। ठीक है, ह्यूमन बींग की डेथ हो जाती है। ठीक है, लेकिन कंपनी हमेशा चलती है। अब के इलेक्ट्रिक देखें, आप के इलेक्ट्रिक बनी है कोई 1900 के स्टार्ट के ऊपर। ठीक है, पहले कुछ और नाम था, फिर कुछ और नाम था, फिर के इस तरह करा के जो है वो आज के इलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो इसके मैंने पुराने अकाउंट्स भी देखे हैं, 100 साल पुराने जो अकाउंट्स हैं इसके, वो भी मैंने देखे हैं। तो अब हमने कहा कि भाई यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, कि भाई परपेचुअल सक्सेशन। अब कितने लोग आए होंगे कि जो मेमोरेंडम जिन्होंने कंपनी बनाई होगी ये वाली, वो आज होंगे नहीं दुनिया में। ठीक है, ना उनको कोई याद करने वाला होगा, लेकिन कंपनी आज भी एग्जिस्ट करती है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उनके बाद कितने डायरेक्टर्स चेंज हुए होंगे, सीईओ चेंज हुए होंगे। ठीक है, चलती रही कंपनी, चलती रही, और आज इस स्टैंड तक पहुंची है। लेकिन जो है वो जाहिर है जो है वो लो ह्यूमन बींग की डेथ हो गई, कंपनी परपेचुअली सक्सेशन के अंदर है। ठीक है, तो ये हमेशा चलती रहेगी। अच्छा, लेकिन उसने कहा कि देखो जैसे लीगली बनी है वैसे लीगली एंड भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कभी एंड नहीं हो सकती, जिस तरह से लीगली बनी है वैसे लीगली एंड भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन वैसे डेथ नहीं होती जैसे ह्यूमन बींग की डेथ होती है। इसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट है ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का। ठीक है, ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है, कि भाई आप अगर शेयर्स आपके पास हैं तो ओनर आप हैं, आप रिवॉर्ड्स के लिए एंटाइटल्ड है। जैसे ही ये शेयर्स किसी और के पास चले गए, ठीक है, तो वो रिवॉर्ड्स के लिए एंटाइटल्ड वो हो जाएगा। ठीक है, उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड उसके साथ ट्रांसफर हो गए। ये नहीं है कि अगर मैं एक दफा एक कंपनी का ओनर बन गया तो मैं हमेशा के लिए उसके लिए ओनर रहूंगा या रहना चाहिए मुझे, नहीं।
उसने कहा कि अगर आप चाहें तो आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर करें, तो जिस तरह से जो राइट्स, जो आप रिवॉर्ड्स आपके पास, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आपके पास है, वही सारी चीजें किसके पास चली जाएगी, दूसरे पर्सन को जिसके पास शेयर्स चले गए। ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कॉमन सील। कॉमन सील का क्या मतलब है? हमने कहा देखें, ये बात कर रहा है कि कंपनी के हाथ तो नहीं होते, ठीक है। तो कंपनी को अगर आप जो है वो फॉर एग्जांपल बाउंड करना चाहते हैं, तो कंपनी का कोई ऑफिशियल सिग्नेचर, ऑफिशियल स्टैंप होना चाहिए, ठीक है। तो ताकि कंपनी उसमें बाउंड की जा सके, एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। तो हमने कहा भाई इस केस के अंदर आपके पास कॉमन सील की बात कर रहा है कि कॉमन सील आपके पास जो है वो रहता है। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। देखिए, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि कंपनी के केस के अंदर कंपनी के मालिक कोई और होते हैं और चलाने वाले कोई और होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी है जिसके 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, तो 1 लाख शेयर होल्डर मिलके कंपनी नहीं चला सकते, ऑल्दो सारे के सारे ओनर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट परसेंटेजेस में फॉर एग्जांपल होंगे, लेकिन ओनर्स तो है। तो हमने कहा ये सब मिलके नहीं चला सकेंगे, ठीक है। तो इस केस के लिए क्या होता है कि यही अपने में से कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं एज डायरेक्टर्स, ठीक है। और फिर वो डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी को चलाते हैं। तो उसने कहा ये सेपरेट रिप्रेजेंटेशन है, कि इसका मतलब क्या है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे कि जिनको अपॉइंट किया जाएगा ताकि वो कंपनी के अफेयर्स को रन कर सके। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? अच्छा, यहाँ क्वेश्चन आया कि सर लिमिटेड लाइबिलिटी की जैसे कंपनी ये नहीं कर सकती कि पैसे लेके भाग जाए ड्यू टू आर्टिफिशियल पर्सन। नहीं, कंपनी भागेगी कहाँ? आर्टिफिशियल पर्सन भी आप कह रहे हैं फिजिकली तो नहीं एग्जिस्ट करेगी, तो भागेगी कहाँ? तो कंपनी तो नहीं भागेगी, कंपनी में काम करने वाले लोग लेके भाग सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसका आंसर ये है कि कंपनी रेगुलेटेड है, ठीक है, एसईसीपी के अंडर है और इसका सेपरेट लॉ है, ठीक है। तो अगर भागेगी तो उसकी जो है वो आप समझें कि उसी तरह से उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसी तरह से उसको मतलब केस किया जाएगा जैसे लॉ में लिखा हुआ है। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन रिपीट कर दें, देखिए हमने कहा सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी को रन कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। लीगल एंटिटी और प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस है? ठीक है, लीगल एंटिटी देखें, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये है कि शेयर होल्डर से अलग है, ठीक है। ये वो अलग है, ये अलग है, तो जब वो अलग है और ये अलग है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि उनके एसेट्स अलग हैं, इनके एसेट्स अलग हैं, सेपरेट प्रॉपर्टी है। अब्दुल गनी बिल्कुल सही है। स्टेम टाइप होती है, जब जब आप इंशाल्लाह क्वालिफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आई कैप भी आपको जब देगा तो उसके ऊपर, या आप कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उठा के देखेंगे तो उस पे जो है वो एम्बोस्ड हुआ हुआ होता है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा लॉ के ऊपर फिर से। सेक्शन 4 ढूंढते हैं कहाँ है। चलें, एक काम कीजिए, ये जरा जल्दी से सेक्शन 4 पढ़ें, ठीक है। मैं स्टार्टिंग के अंदर आपकी थोड़ी सी मतलब ये है कि इसके ऊपर एम्फेसाइज करूंगा ताकि आप लॉ पढ़ लें। हम खुद से पढ़ना है आपने, ठीक है, फिर हम समरी से ही डिस्कशन कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आप जो है वो उसको लॉ को भी साथ साथ पढ़ें ताकि ये है कि प्रैक्टिस हो। पढ़ें इसको, रीड करें, 2 मिनट है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं।
अच्छा देखिए, अदनान बिल्कुल बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग आपने जो है वो इससे ली है। ठीक है, देखो कितना बड़ा जो है वो ये लाइन है। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी लाइन के अंदर अगर लिख दूं तो मैं क्या लिखूंगा? एक्ट शेल प्रिवेल ओवर मेमोरेंडम आर्टिकल इफ इन कॉन्फ्लिक्ट विद एक्ट देन वॉइड। वाह भाई वाह महेश साहब, आप तो पूरी जो है वो आपने नरेशन लिखी है यहाँ पे। क्या बात है आपकी। मैं पढ़ लेता हूँ उन्होंने जो लिखा है। अली, अली साहब, अली आपके मैसेज आए मेरे पास, आप आ जाओ ऑफिस, आ जाओ, मिल लेते हैं, हम बात करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा सी बात है। अली मोहम्मद वीरानी साहब, आपसे कह रहा हूँ। प्रोविजंस ऑफ द कंपनी, बिल्कुल सही है मुहिब। इसको मुहिब देखें, इसकी इसी एक लाइन को हमने यहाँ पे इस तरह से लिखा है। एक्ट शेल प्रीवेल ओवर मेमोरेंडम आर्टिकल्स इफ इन कॉन्फ्लिक्ट विद एक्ट देन वॉइड। ठीक है, ये समरीज का ये जो है वो फ्लो चार्ट का फायदा है। ठीक है, कि आपके पास जो है वो सारी चीजें समराइज्ड फॉर्म के अंदर यहाँ आ जाएगी, ऑल्दो हम इसको एक दफा पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड हेयर। ठीक है, सेविंग प्रोविजन दे रहा है ना, जिस तरह से जो है वो वैसे होना चाहिए, यहाँ पे बता रहा है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शेल हैव इफेक्ट notwithstanding anything contained in any other law or the memorandum articles of a company or in any contract or agreement executed by it or in any resolution passed by the company in general meeting or by its director, whether the same being registered, executed, or passed, as the case may be, before or after coming into force of this of the said act, and any provision contained in the memorandum, articles, contract, agreement, or resolution aforesaid shall, to the extent to which it is repugnant to the aforesaid provisions of this act, shall be void। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो इस एक्ट के अंदर बात लिखी हुई है वो इस एक्ट की बात है। ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग, रिगार्डलेस ऑफ कि दूसरी जगह क्या बातें लिखी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवेल कर जाएगी, पहली लाइन में जो बात कर रहा है पहले ए के अंदर, कि वो प्रीवेल करेगा, जो एक्ट है वो आपका प्रीवेल करेगा दूसरी सारी बातों के अंदर। ठीक है, और दूसरी लाइन में क्या कह रहा है कि अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट आए, कहीं कॉन्ट्रडिक्टरी हो, तो उस केस के अंदर प्रोविजन वॉइड हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो प्रोविजन वॉइड हो जाएगा जो दूसरी जगह लिखा है। ये एक प्रिवेल कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि भाई कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर कोई और लॉ इसके ऊपर बात करें तो क्या ये लॉ अप्लाई होगा या वो लॉ अप्लाई होगा? तो हमने कहा भाई इस केस के अंदर ये वाला लॉ अप्लाई होगा, वो लॉ अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पावर नहीं है। पावर किसके पास है बात करने की? इसके पास है। मेरे साथ है? अच्छा, इसके बाद एक और सेक्शन पढ़ते हैं भाई। ये छोड़ दें, पेनल्टीज है। सेक्शन 3। ठीक है, प्लीज इसे भी जरा रीड करें और फिर हम बात करते हैं इस पे। ठीक है, बहुत इजी होके चलेंगे हम। देखें, ऑल्दो हमारे पास जो है वो टाइम भी बहुत है, कुछ मसला नहीं है, कोर्स बहुत बड़ा है, लेकिन यह है कि ज़ाहिर है स्टार्ट में एक लाइन, हमें एक डायरेक्शन सेट करनी है जिसके बाद आप खुद भी उसको इसी तरह से लेके चल सकें, तो इसलिए हम जो है वो स्लो स्लो चलेंगे स्टार्टिंग के अंदर।
अच्छा देखें, सही है, कुछ कुछ एक्सटेंड तक आप लोगों ने सही इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की। एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू नॉन ट्रेडिंग कंपनीज विद प्योरली प्रिवेंशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखें ये बात किसकी कर रहा है? आपको याद होगा 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद सर्विसेज के ऊपर जो चीजें थी वो प्रिवेंसेस के डोमेन में फॉल कर गई थी। तो नॉन ट्रेडिंग है, ठीक है, विद प्योरली प्रिवेंशनल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जनरली यहाँ जो चीज कवर कर रहा है वो सर्विस सेक्टर के ऊपर बात करने की बात कर रहा है। The powers conferred by this act on the concerned minister in charge of the federal government or the commission SECP। ठीक है, हमें SECP और रजिस्ट्रार का डिफरेंस तो हमें आई होप के सबको पता है। ठीक है, इसे बताने की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन चले मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई भूल गया है तो उसको एक रिकॉल हो जाएगा। देखिए SECP क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और रजिस्ट्रार कौन है? ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे एफबीआर और कमिश्नर है। ठीक है, वहां का एफबीआर और यहाँ का एससीसीपी, वहां का कमिश्नर, यहाँ का रजिस्ट्रार। ठीक है, इनका काम क्या है? रजिस्ट्रार का काम क्या है कि ये डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करता है। ठीक है, ये डे टू डे एक्टिविटीज को ऑपरेशनल पार्ट के अंदर अपना रोल प्ले करता है। एससीसीपी क्या है? एससीसीपी जो है वो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग करता है, डिसीजन मेकिंग लेता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो जहां वर्ड कमीशन आ रहा है इसका मतलब एससीसीपी की बात कर रहा है। In relation to the companies which are not वापस से पढ़ लेते हैं। Powers conferred by this act on the concerned minister in charge of the federal government or the commission in relation to the companies which are not trading corporations and objects of which are confined to a single province may be exercised by minister of in charge or provincial government, provided that where the license is issued by the provincial government or as the case may be, its concerned minister in charge and exercise of the powers conferred by this section, the company shall mention this fact in all its documents. ठीक है, a non-trading corporation formed under subsection 1 extending its operational activities beyond the territorial limits of the respective province shall be liable to a penalty। ठीक है, पेनल्टी की बात करें, बेकार बात है। अच्छा, अब पहले दो के अंदर क्या बात की, इसको जरा हम यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं पहले दो के अंदर? कह रहा है कि भाई फॉर नॉन ट्रेडिंग कंपनीज whose object is confined to a single province, powers of the federal government or SECP shall be exercised by provincial government। ठीक है, document shall mention license if issued by the provincial government if company extend the activity beyond the provincial territorial limits liable for winding up on SECP's application और लेवल 3 की पेनल्टी। देखिए समझ लें इसे। ये कह रहा है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आप बने थे किसी एक प्रोविंस के अंदर काम करने के लिए, ठीक है, आपने उसमें लिखा था अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि आप एक प्रोविंस के अंदर काम करेंगे, या फिर ये इसको अदर वे अराउंड देखें कि भाई फॉर एग्जांपल आपने कहा था कि आप बलूचिस्तान के अंदर एक्सप्लोरेशन करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने लाइसेंस भी लिया होगा। अब आप अपनी टेरिटोरियल लिमिट से एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, जिस चीज के लिए आपने लाइसेंस लिया, आपने अपने आप को कन्फाइंड किया, आपने कहा कि मैं एक प्रोविंस में काम करूंगा, नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी कंडक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, और लाइसेंस भी फॉर एग्जांपल आपने लिया हुआ है। तो उस केस के अंदर वो कह रहा है कि भाई आप जो है वो एक्सीड नहीं कर सकते। अगर आप अपने पावर्स को एक्सीड करते हैं तो उस केस के अंदर आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। एक्शन क्या लिया जा सकता है कि आपको वाइंडिंग अप की तरफ मूव करवाया जा सकता है ऑन एससीसीपीज एप्लीकेशन। ठीक है, और फिर लेवल 3 की पेनल्टी है, इसके ऊपर हम बाद में इंशाल्लाह बात करते हैं कि एक पेनल्टी आपके ऊपर चार्ज की जाएगी। ठीक है, मेरे साथ है सब यहाँ तक? यार बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इसका रीजन समझें, इसका रीजन समझें। ये जो कंसर्न मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इसको पावर क्यों दिया? देखिए एससीसीपी डील करता है फेडरली, पूरे पाकिस्तान पे डील करता है। ठीक है, इसी तरह से जो आपके पास ये फेडरल गवर्नमेंट है, ये भी पूरे पाकिस्तान से डील करती है। अब वो कह रहा है कोई ऐसी नॉन ट्रेडिंग कंपनी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि ऑयल एक्सप्लोरेशन का आप काम करना चाहते हैं बलूचिस्तान के अंदर, तो ये प्रोविंशियल आपने जो है वो अपने आप को टेरिटोरी में टेरिटोरियल लिमिट्स के अंदर डिफाइन कर दिया ना। ठीक है, कन्फाइंड कर दिया बेसिकली। तो हमने कहा कि इस केस के अंदर उसने कहा कि भाई वही सारे पावर्स के जो, और फिर 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पास जो है वो पावर्स ट्रांसफर कर दिए गए किसे? फेडरल गवर्नमेंट से उठा के दे दिए गए हैं किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। तो उसने कहा कि भाई इस केस के अंदर अगर आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया है एक स्पेसिफिक प्रोविंस तक, तो फिर उस केस के अंदर आपके अगेंस्ट जो है वो अगर आप उससे एक्सीड करते हैं लिमिट से, तो फिर आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है।
हाँ, ये सही है। अली बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर विद अप्रूवल है तो एक सेपरेट बात है, लेकिन अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही डिफाइंड है, देखिए लाइसेंस, मैं तो आपको प्रेफरेंस कह रहा हूँ, वो तो स्पेसिफिक सिटी के भी स्पेसिफिक एरिया के लिए लाइसेंस दिया जाता है। अच्छा, अजान हो रही है, हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा 5 मिनट, और फिर उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब आपके पास एक सेक्शन है, सेक्शन 479। ये इस सेक्शन को अभी डिस्कस करने का मेन पर्पस ये है कि ऑल्दो इसमें बहुत सारी जो है वो यूजलेस इंफॉर्मेशन, देखिए आपके सामने मैंने आपको दिखाया ना कि दो सेक्शंस की एग्जांपल दी कि किस तरह से सेक्शन में डिफाइंड है, कितने बड़े बड़े पैराग्राफ्स के अंदर, और हमें उसमें से जो काम की बात थी वो शायद एक लाइन की भी नहीं थी। लाइकवाइज जो है वो इस सेक्शन के अंदर भी ऐसा ही है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए जो है वो मतलब लॉ ने तो कवर की हैं, लेकिन वो रेलेवेंट इतनी नहीं है, ठीक है। और उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हम पेपर के लिए उसको रिटेन करें बेसिकली, ठीक है। तो जो इसमें से चीज पेपर के लिए रिटेन करने वाली वो ये वाला पैराग्राफ, ये वाला टेबल है, ठीक है। आप पूरे लॉ के अंदर ये देखोगे कि हर जगह पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की पेनल्टी की बात हो रही है। अभी भी आपने देखा कि लेवल 3 पेनल्टी ऑन स्टैंडर्ड स्केल लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये कहाँ से आया? ये सेक्शन 479 से आया है। ये अभी पढ़ाने का रीजन ये है कि ताकि बार बार आपको ये बात आ रही होगी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो आपने घबराना नहीं है उन पेनल्टीज को देख के, बल्कि आपको ये पता हो कि सेक्शन 479 के अंदर ये बात लिखी हुई है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको टेबल की फॉर्म के अंदर भी डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और जो है वो इसको यहाँ से भी हम जो है वो देख लेते हैं। तो हमने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली देखें, जो इस सेक्शन का जिस्ट है वो मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई भी ऑफेंस, देखें पेनल्टी होती क्या है। पेनल्टी का मतलब यह है कि नॉन कंप्लाइंस के अगेंस्ट आपके ऊपर कोई चीज आपको पेनलाइज करना बेसिकली, ठीक है। अब जब आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जा रही है, इसका मतलब आपने कोई गलत काम किया है, कोई विलफुल डिफॉल्ट किया है। लेकिन ये बड़ा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है कि पेनल्टी उस वक्त चार्ज की जाती है जब आपने विलफुल डिफॉल्ट किया हो। ये विलफुल डिफॉल्ट क्या है? कि डेलिबरेटली आपने कोई गलत काम किया है, डेलिबरेटली आपने कोई नॉन कंप्लाइंस किया। अगर मुझसे गलती से कोई नॉन कंप्लाइंस हो गई, तो आगे जाके कोर्ट्स जो है वो इसको क्या करती हैं, उड़ा सकती हैं अपने ऑर्डर्स के अंदर कि भाई ठीक है, इसने अगर गलती से की है तो इसके ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी नहीं लगाओ, इसके ऊपर बहुत मिनिमम पेनल्टी लगाओ। अब वो उसमें आपकी इंटेंट को डिफरेंट वेज के अंदर जज किया जाता है कि भाई फॉर एग्जांपल आपने एससीसीपी में डॉक्यूमेंट सबमिट कराने थे, ठीक है, आपने एक दफा नहीं करा है, तो ये हो सकता है गलती हो गई हो। आप जो है वो बार बार नहीं करा रहे, तो फिर ये गलती नहीं कहेंगे, इसे ये जानबूझ के आप मिस्टेक कहेंगे कि आप ये जानबूझ के काम करें, ठीक है। तो ये इस तरह से वो जज करते हैं कि भाई आपने डेलिबरेटली किया है या नहीं किया इस काम को। तो अब इसमें आपके पास दो तरह की पेनल्टीज है, ठीक है। ये यही टेबल हमारे लिए जो सब सेक्शन 2 है, यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वो कहते हैं कि जब भी पेनल्टी चार्ज की जाएगी, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करके, यानी शो कॉज नोटिस दिया जाएगा आपको। ये तो डेफिनेट सी बात है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है कि इफ एन ऑर्डर इज पास विदाउट विदाउट प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पर्सन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो भी एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जाएगा, आपको सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। फिर उसमें कुछ शिफ्ट ऑफ पावर्स की बात लिखी है
कि भाई इसका पावर ये बंदा एक्सरसाइज कर सकता है, इसका पावर ये बंदा एक्सरसाइज करता है, ये हमारे लिए काम की बात नहीं, ये एससीसीपी के लिए उनके ऑपरेशनल मैटर्स के ऊपर ही बात की गई है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमने कहा भाई देखें, दो तरह की पेनल्टीज होती हैं, एक होती है फिक्स्ड पेनल्टी और एक होती है वेरिएबल पेनल्टी, ठीक है। फिक्स्ड पेनल्टी का क्या मतलब है कि आपके पास लमसम एक अमाउंट चार्ज कर दी जाए। वेरिएबल पेनल्टी का मतलब क्या है कि पर डे ऑफ डिफॉल्ट के हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाए, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स पेनल्टी के अंदर उसने कहा अगर लेवल 1 के अंदर आप फॉल करोगे तो आपके ऊपर अप टू 25,000 की जो है वो एक हिट आ सकती है आपके ऊपर। और फिर साथ साथ इसने कहा कि भाई इन एडिशन टू दिस आपके ऊपर जो है वो अप टू ₹500 पर डे ऑफ डिफॉल्ट ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, आपके ऊपर ये भी चार्ज की जा सकती है। ये इन एडिशन है, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये उनके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो आपके ऊपर क्या इम्पोज करते हैं। फिर लेवल 2 के अंदर उसने कहा कि भाई फिक्स पेनल्टी अप टू ₹500,000 और पर डे डिफॉल्ट के हिसाब से ₹1,000 भी आपसे चार्ज किए जा सकते हैं। लाइकवाइज जो फिक्स पेनल्टी है लेवल 3 के अंदर वो ₹100 मिलियन और पर डे ऑफ डिफॉल्ट ₹500,000 के हिसाब से आपके ऊपर चार्ज किए जा सकते हैं। तो यही सारी चीजें हमने यहाँ पे छोटे से समरी टेबल के अंदर जो है वो आपके सामने लिख दी है, ठीक है। अब जहां जहां लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 आएगा हम रिपीट नहीं करेंगे। जैसे ऊपर देखें लेवल 3 लिखा था, अब लेवल 3 का मतलब क्या है कि लेवल 3 की पेनल्टी लगेगी, उसका मतलब ये कि फिक्स पेनल्टी लग सकती है अप टू ₹100 मिलियन, अप टू, ये फिक्स नहीं है कि 100 मिलियन ही लगेगी। अप टू का मतलब है कि इससे ज्यादा इससे कम कुछ भी हो सकता है। यानी अप टू का मतलब ये है कि 100 मिलियन से कम होगा, लेकिन एग्जैक्टली 100 मिलियन होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और फिर लेवल 3 के अंदर क्या चीज आ जाएगी, 500,000 पर डे के हिसाब से आपके पास जो है वो चीज फॉल कर सकती है। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? बिल्कुल रितेश, अगर लाइसेंस चेंज हो गया तो फिर डेफिनेटली जो है वो एक अलग बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम आगे मूव कर सकते हैं। अच्छा अब देखें, अब थोड़ा सा दूसरे दूसरे उसमें जो है वो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए जब भी ये आपको आपके साथ जो है वो कैफ में 2 दफा अगर आपने मतलब पढ़ा था हमारे साथी से, तो उस वक्त हमने 2 दफा जो है वो इसकी बात की थी आपके साथ। ये जो अभी मैं डेफिनेशन की पर बात करने लगा हूँ, इसलिए इसको मैं सिर्फ रिपीट करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा कि आपके पास ताकि देखिए जब आप लॉ पढ़ें तो आपको पता हो कि डेफिनेशंस कहाँ होती है, ठीक है, और प्लेसमेंट्स क्या हैं, ये सारी चीजें जो है वो हम इसके ऊपर जरा देख लेते हैं इसको ब्रीफली, ठीक है। अच्छा, तो देखें अब आपके पास जब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं तो डेफिनेशन की प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ हो सकती है ना। तो आपके सामने अभी मैंने लॉ खोल के आपको दिखा देता हूँ कि उसने क्या कहा। डेफिनेशंस कहाँ होंगी, सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन होगी। इन दिस एक्ट अनलेस एनी देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अगर कॉन्टेक्स्ट अलग है तो अलग मसला है, लेकिन उसने कहा कि डेफिनेशन हम बता रहे हैं, कुछ चीजों को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ऑब्वियस सी बात है कि हम सारी चीजों को डिफाइन नहीं कर सकते थे, जो हम समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है उसको हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। और जो चीज हमने यहाँ बताई है उसने क्या लिखा, इन दिस एक्ट, इसका मतलब यह है कि वो चीजें पूरे आपके एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। जो चीज भी हम सेक्शन 2 के अंदर बता रहे हैं, जो चीज भी हम सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, इट मींस कि वो पूरे के पूरे एक्ट के ऊपर, पूरे के पूरे ऑर्डिनेंस के ऊपर एप्लीकेबल होती है। यानी
अगर कहीं पे वर्ड फॉर एग्जाम्पल एडवोकेट आया, ठीक है, तो उसकी मीनिंग कहाँ होगी, जो सेक्शन 2 में लिखी है। 50 दफा आया तो 50 दफा ही यही मीनिंग होगी जो यहाँ पे लिखी है। अब ये तो नहीं कर सकते ना, कर सकते थे कि बार बार वर्ड एडवोकेट है उसको डिफाइन करते रहे, तो फिर तो आपकी बुक जो है वो एक मतलब काफी 40,000 पेज की बन जाती। तो उसने कहा कि भाई ये काम नहीं कर सकते थे हम, तो इसलिए हमने सेक्शन 2 के अंदर उसको एक जगह पे डिफाइन कर दिया। और ये भी नहीं कर सकते थे कि हर वर्ड को डिफाइन करें हम, ठीक है। तो उसने कहा या तो सेक्शन 2 में डेफिनेशन होगी जिसकी एप्लीकेबिलिटी या जिसकी एप्लीकेशन पूरे एक्ट या पूरे ऑर्डिनेंस के ऊपर होगी, ठीक है, या फिर आपके पास डेफिनेशन कहाँ डिफाइंड होगी, ठीक है, उसने कहा किसी और स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर डिफाइंड होगी, ठीक है, अदर स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर। अच्छा भाई, जब अदर स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेक्शन 2 में नहीं हुई तो फॉर एग्जाम्पल आगे जाके किसी सेक्शन के अंदर उसने एक चीज को, एक डेफिनेशन को डिफाइन कर दिया, तो अगर या तो सेक्शन 2 में है तो पूरे एक्ट पे अप्लाई होगी, अगर किसी स्पेसिफिक सेक्शन में है तो जनरली उस स्पेसिफिक सेक्शन पे अप्लाई होगी। अब आप कह सकते हैं कि सर अगर ना सेक्शन 2 में डिफाइंड है, ना किसी स्पेसिफिक सेक्शन में डिफाइंड है, तो फिर हम क्या करें, ठीक है, तो उसके लिए आप लीगल डिक्शनरी के मीनिंग को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको किसको रेफर करना पड़ेगा, लीगल डिक्शनरी में, ये नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग नहीं, लीगल डिक्शनरी मीनिंग जो होते हैं, लीगल डिक्शनरी लें और उसको जो है वो आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी डेफिनेशन 3 जगहों से ली जा सकती है, या सेक्शन 2 से, या किसी स्पेसिफिक सेक्शन से, या लीगल डिक्शनरी से, ठीक है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास जो है वो टाइप्स क्या होंगी, ठीक है। टाइप्स के केस के अंदर आपके पास 3 तरह की, या ये कह लें कि 4 तरह की टाइप्स है। 3 यहाँ लिखी है मैंने, एक मैं आपको बताऊंगा कि वो सेकंड के साथ इंक्लूडेड है। पहली टाइप क्या है कि जहां वो कहता है इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन की हिंट कैसे पता चलेगी, कि वो स्टार्ट होगी वर्ड इंक्लूड से, ठीक है, इंक्लूड से। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई सामने कोई डेफिनेशन नजर आ जाती है इंक्लूड वाली, ये आ गई, ठीक है, इंक्लूड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इंक्लूड्स का मतलब क्या है कि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। अच्छा भाई, इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, कि जो चीजें हम बता रहे हैं वो तो हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसमें और चीजें भी ऐड कर सकते हैं। यानी जो हम बता रहे हैं वो तो है ही, इंक्लूड्स है ना, लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। एक ये बात है। दूसरी जो डेफिनेशन की टाइप है वो कौन सी है, एक्सक्लूसिव, ठीक है। अच्छा, एक्सक्लूसिव के अंदर आपके पास 2 तरह की चीजें आ जाती है। एक एग्जॉस्टिव, जो मीन से स्टार्ट होती है, ठीक है, और एक जो है वो एक्सक्लूसिव, ठीक है। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन जो कैसे पता चलेगा, जो मीन से स्टार्ट हुई, ठीक है। कैसे पता चलेगा, हमने कहा भाई आर्टिकल मीन, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कि जो एग्जॉस्टिव हो ना वो वही होगी, उसके अलावा उसका मीनिंग कुछ नहीं है। जैसे इंक्लूसिव में क्या था, कि जो मीनिंग हम बता रहे हैं, लॉ कह रहा है जो मीनिंग हम बता रहे हैं वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी आप चीजें इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव में, एग्जॉस्टिव में ऐसा नहीं है। एग्जॉस्टिव के अंदर क्या होगा, वो मीन से स्टार्ट हो रही है, यानी वो कहता है कि जो हम बता रहे हैं सिर्फ वही है, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा, ठीक है। ये डिफरेंस है। अच्छा, फिर एक और तरह की डेफिनेशन है, ठीक है, जैसे आपने कहा कि एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, ठीक है। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन के अंदर क्या हिंट होगी, आपके पास एक्सक्लूड आ रहा होगा ना। मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ क्योंकि मैंने इसको अलग से लिख दिया है, ठीक है। जिसमें वर्ड क्या आ रहा होगा, एक्सक्लूड आ रहा होगा। अच्छा भाई, जब एक्सक्लूड आ रहा होगा इसका मतलब क्या है, कि स्टार्ट होगा फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल एक्सक्लूड्स, ठीक है। अब जब वो एक्सक्लूड कर रहा है, इसका मतलब जो हम बता रहे हैं वो नहीं है, इसके अलावा सब कुछ है। लेकिन ये बड़ी मतलब आपके लेवल पे जाहिर है, अभी आखिरी आपका पेपर है, ठीक है, जो लॉ का है आपके यहाँ पे, ठीक है। टैक्स तो एक अलग चीज है। तो हमने कहा इसलिए जरूरी है कि ये बेसिक बातें, क्योंकि आप इंडस्ट्री में जब जाएंगे फर्म से निकल के इंशाल्लाह, या फर्म में जब जाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। गूगल कर लें अब्दुल गनी, इस चीज को आपके लीगल रिस्ट्रिक्शन ही मिल जाएगी। अच्छा, तो अब हमने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि, फिर समझे, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव है, और एक्सक्लूसिव है। इंक्लूसिव वर्ड इंक्लूड से स्टार्ट होगी, जिसका मतलब यह है कि जो हम बता रहे हैं वो तो है, इसके अलावा भी ऐड ऑन हो सकता है। एग्जॉस्टिव मीन से स्टार्ट होगी, जिसका मतलब यह है कि जो हम बता रहे हैं सिर्फ वही है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और एक्सक्लूसिव एक्सक्लूड से स्टार्ट होगी, यानी जो हम बता रहे हैं वो नहीं है, इसके अलावा जो कुछ है सब है। और फिर आपके पास जो है वो एक फोर्थ टाइप कह लें या थर्ड टाइप कह लें, कि एक हाइब्रिड डेफिनेशन है। हाइब्रिड डेफिनेशन का मतलब क्या है, कि जिसमें इन
तीन में से जो है वो एक से ज्यादा फॉर्म अवेलेबल हो, कि एक ही डेफिनेशन के अंदर वो वर्ड इंक्लूड्स और एक्सक्लूड यूज कर रहा होगा, या वर्ड मीन्स और इंक्लूड यूज कर रहा होगा। इस तरह से जो है वो हाइब्रिड डेफिनेशन, यानी अगर ये दो वर्ड एक साथ आ जाएं तो इसका मतलब ये है कि ये डेफिनेशन कौन सी हाइब्रिड है। इंशाल्लाह हम देखेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर कि हाइब्रिड डेफिनेशन भी नजर आ जाएगी हमें कहीं ना कहीं। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? अच्छा भाई, अभी यहाँ पे एक आध मैसेज यहाँ पे आया हुआ है, अली मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि नमाज का ब्रेक ले लें। तो क्या हमें नमाज का ब्रेक लेना है, या हम जो है वो 2 बजे के बाद ही नमाज पढ़ लें? चलें, अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि जो है वो थोड़ा सा जल्दी ऑफ कर दें। ठीक है, इस पे सब अग्रीड है? तो हम पे कंटिन्यू करें। चलें, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अब सुनेंगे सब। ठीक है, मैं आपको बार बार लॉ इसलिए दिखा रहा हूँ भाई कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि समरीज काफी है हमारे लिए। ठीक है, लेकिन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस बन जाए, आपको यूज करना आ जाए, और फिर आप भी यूज करते रहें इसे। ठीक है, चलें, जरा जल्दी से जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट की जरा डेफिनेशन पढ़ें। जल्दी से पढ़ें और बताएं कि क्या लिखा है।
देखिए अब मैं बताता हूँ, आपने पढ़ा ना, ठीक है। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवानी है कि आपको जो है वो लॉ पढ़ने की थोड़ी सी आदत हो जाए, ठीक है। और फिर जो है वो हम समरीज और फ्लो चार्ट से ही इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा देखिए मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, और फिर हम बात करते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ, ठीक है। अब यहाँ हमें रुकना पड़ेगा, ठीक है। क्यों रुकना पड़ेगा? क्योंकि ना हमें कंपनी का वर्ड पता है कि कंपनी का मतलब क्या है, ना हमें कंपनी लॉ का मतलब पता है, ठीक है। आप में से किसी ने ये नहीं कहा कि सर आप ये बता दें कि, क्योंकि डेफिनेशन हम अपनी तरफ से तो डिफाइन कहीं नहीं कर सकते ना। प्लेसमेंट्स में हमने क्या कहा, सेक्शन 2 में होगी या स्पेसिफिक सेक्शन में होगी या लीगल डिक्शनरी में होगी, कहीं हमने ये नहीं कहा कि आप अपनी तरफ से अपनी मीनिंग लगा दें, ठीक है। तो वर्ड कंपनी का मतलब क्या है, वर्ड कंपनी लॉ का मतलब क्या है, ये पहली लाइन में ही हमें रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें और आगे नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा ये दोनों पढ़ें, कंपनी और कंपनी लॉ पढ़ें, क्या लिखा है। समझ आ गया, आगे बढ़े। पर समझ मतलब डेफिनेशन ये बड़ी आसान सी बात थी ना। पढ़ लिया कंपनी और कंपनी लॉ, मेरे साथ हैं। देखिए यहाँ कमेंट्स करते ना, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हैं। दो तीन बच्चे तो करें, बाकी सब भी जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्स देते रहे। मुझे साथ हैं। अच्छा जी, कंपनी मीन्स, देखें फिर आगे ना मीन्स, यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ, ठीक है। यानी कंपनी मीन्स दो चीजें, या इस एक्ट में बनी हो या कंपनी लॉ में बनी हो, ठीक है। इस ये एक्ट कौन सा है, कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा कंपनी लॉ में बनी हो, कंपनी लॉ को भी देख लेते हैं। कंपनी लॉ मीन्स द रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913, Companies Ordinance 1984, Companies Ordinance 2016, and also include this act unless the context provides otherwise। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपके पास जो है वो कंपनी, अच्छा फ्लो चार्ट में मैंने कैसे लिखा है, इसको ऐसे लिखा है कि भाई बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन क्या होती है, कंपनी। कंपनी का मतलब क्या होता है, ठीक है, दो चीज है ना, ठीक है। या इस एक्ट में बनी हो या कंपनी लॉ में बनी हो। और यही बात कहाँ लिखी, कंपनी लॉ की डेफिनेशन में, कि कंपनी लॉ क्या है, कंपनीज एक्ट 2017 या रिपील्ड ऑर्डिनेंसेस या एक्ट, ठीक है। तो ये बड़ा क्लियर है ना, स्ट्रेट है कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, कंपनी। कंपनी क्या है, जो कंपनी लॉ में बनी हो। कंपनी लॉ क्या है, जो कंपनीज एक्ट 2017 या रिपील एक्ट या रिपील ऑर्डिनेंसेस के अंदर बनी हो। मेरे साथ हैं। समरी से क्लियर हो रहा है चीजें, या हम बेर एक्ट से ही पढ़े फिर। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अब वापस आ जाए जरा बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर, जहां से हम गए थे वापस। तो हमने कहा भाई कंपनी इनकॉर्पोरेट, यानी बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स, ठीक है, इंक्लूड्स तीन चीजें बता रहे हैं, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ। एक बात, नंबर वन। नंबर टू, अच्छा इसकी तो एग्जांपल्स बड़ी कॉमन है ना। देखें जब, ये जरूरी नहीं है कि सारी कंपनीज 2017 के अंदर बनी है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सारी कंपनीज जो है वो 2017 के अंदर बनी है, ठीक है। जाहिर है जो है वो सारी कंपनीज जो है वो पुराने लॉ, बहुत सारी कंपनीज जो है पुराने लॉ के अंदर भी बनी है। तो पुराने लॉ में क्या क्या चीजें आती थी, हमने मतलब पुराने लॉ में कौन कौन सी कंपनीज बनी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिलीवर, जैसे फॉर एग्जांपल एंग्रो, जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सी, ठीक है। पेप्सी तो ब्रांड है, ट्रेडमार्क है, लेकिन हमने कहा पाकिस्तान बेवरेजेस फॉर एग्जांपल।
तो ये सारी कंपनीज कब बनी है? ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर बनी है, ठीक है। तो ये पहली केस के अंदर फॉल कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ से इस लाइन से हमें जो है वो ये समझ आया कि बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन एक ब्रॉडर टर्म है और कंपनी एक छोटी टर्म है, ठीक है। यानी बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन एक बड़ा टर्म है, ठीक है। और जो कंपनी है वो एक नैरो टर्म है, ठीक है। इसमें कम चीजें आती हैं। इसमें कम चीजें क्या आती है कि वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट में बनी हो या कंपनी लॉ में बनी हो। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में तो एक चीज ही है, इसके अलावा भी और चीजें आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन का स्कोप वाइडन है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि पहले कहते थे जब 9/11 का जो अटैक हुआ था कि ऑल मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट बट ऑल टेररिस्ट आर मुस्लिम, ठीक है। ये वेस्ट वेस्ट के अंदर कहा जाता था। तो भाई एक एक छोटी टर्म है, एक बड़ी टर्म है। हमने कहा भाई यहाँ पे भी ऐसा ही है कि ये तीन आपके पास हैं, लेकिन इसमें पहली बात जो है वो क्या है कि हमने कहा ये नैरो टर्म है और बॉडी कॉर्पोरेट एक बड़ा एस्पेक्ट है, बड़ी टर्म है। हसन, ये एक जनरल बात है जो हर जगह वो करता है कि भाई अगर कॉन्टेक्स्ट कुछ और कह रहा है तो अलग मसला है, लेकिन जनरली हम यही बात करते हैं। अच्छा, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, ठीक है। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, जाहिर है हर कंपनी पाकिस्तान के एक्ट या कंपनी लॉ में तो नहीं बनती। तो कहाँ बनती है? हमने कहा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाहर बनी है। फॉर एग्जांपल दुबई में बनी है, एमिरेट्स कहाँ बनी है? दुबई में बनी है। कतर एयरलाइंस कहाँ बनी है? कतर में बनी है। तो हमने कहा भाई इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन के स्कोप में फॉल करती है। लेकिन हमने कहा कि भाई ये पहले स्कोप में फॉल नहीं करती। जब मैं वर्ड कंपनी कहता हूँ तो इट कॉमनली रेफर्स टू अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, ईदर इन कंपनीज एक्ट और ईदर इन कंपनी लॉ, ठीक है। कंपनी लॉ में भी एक्ट वाली चीज कवर्ड है ऑल्दो, ठीक है। लेकिन जब मैं बॉडी कॉर्पोरेट कहता हूँ तो इसके अंदर इसका स्कोप बढ़ जाता है। इसमें कहा इसमें वो भी आ जाएगी जो आउटसाइड पाकिस्तान बनी है, ठीक है। अच्छा, फिर नंबर 3, यहाँ क्या लिखा है? और, यहाँ क्या लिखा है? और यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये और या ये तीसरी चीज। A statutory body declared as body corporate in the relevant statute, यहाँ से कॉमा है ना, तो इसके बाद अगली बात शुरू हो जाएगी। A statutory body declared as body corporate in the relevant statute, ठीक है। देखिए पाकिस्तान में भी सिर्फ कंपनीज एक्ट में कंपनी नहीं बनती, बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन इन पार्लियामेंट भी कंपनी बन सकती है, ठीक है। यानी उसको कंपनी नहीं कहोगे, उसको आप स्टैट्यूटरी बॉडी कहोगे, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, गवर्नमेंटल यानी रेगुलेटेड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान रेलवे, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्टील, जैसे फॉर एग्जांपल एसईसीपी, जैसे फॉर एग्जांपल एफपीआर, ठीक है। हमने कहा ये सारी क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, ठीक है। डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलेवेंट स्टैट्यूट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर फॉल करती हैं, ये आपकी जो कंपनीज एक्ट या कंपनी लॉ के अंदर फॉल नहीं करती, ठीक है। तो तीन चीजों को जरा इन तीन चीजों को समरी से देख लेते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान या स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एनी अदर स्टैट्यूट। मेरे साथ हैं? सब साथ हैं? अच्छा, फिर आ जाइए इधर। अब कहते हैं बट डज नॉट इंक्लूड। आ गई ना आपके पास हाइब्रिड डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन आ गई हाइब्रिड कि भाई एक इंक्लूड्स है और फिर एक बट डज नॉट इंक्लूड है। यानी एक इंक्लूड एक एक्सक्लूड हो गया ना, हो गई ना। एक ही डेफिनेशन में दो अलग अलग तरह की टाइप्स आ गई। तो कह रहा है भाई एक्सक्लूड यानी इन अदर वर्ड एक्सक्लूड कर रहा है ना। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए आपके पास सोसाइटीज एक्ट है प्रॉपर, ठीक है। उसमें क्या होती है? सोसाइटीज रजिस्टर्ड होती हैं। सोसाइटीज क्या होती हैं कि जहाँ पे मेंबर्स जो है वो अपने लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो जब अपने लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं तो भाई वो तो एक नॉर्मल सोसाइटी हो गई ना, कि जो एक दूसरे को सपोर्ट करिए, जैसे पीसीएस हाउसिंग सोसाइटी फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास जो है वो मतलब वो कंपनी वाले फीचर्स ही नहीं है। तो उसने कहा भाई इसको बॉडी कॉर्पोरेट से भी हटा दो, ठीक है। इसको बॉडी कॉर्पोरेट से भी हटा दो, क्यों? क्योंकि इसमें नॉर्मल जो फीचर्स हैं कंपनी वाले वो है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसको बॉडी कॉर्पोरेट से हटा दिया गया। और फिर एक बात याद रखिए कि हमेशा लॉ अपने पास पावर रखता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर पावर नहीं रखेगा तो बाद में कोई चेंज करना पड़ेगा तो फिर उसको वैसे ही लाना पड़ेगा जैसे ओरिजिनल लॉ लाया जाता है, जैसे पार्लियामेंट में लाए फिर इस तरह। तो इसलिए वो क्या करते हैं? वो अपने पास पावर रखते हैं। जैसे आप देखेंगे नंबर 2 के पॉइंट के अंदर पावर रखी है उसने। और
any other entity not being a company as defined in this act or any other law for the time being which concerned minister in charge of the federal government may by notification in this specify in this draft. यानी जनरल बात कि भाई अगर हम चाहें, फेडरल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर चाहे तो आपको डिक्लेयर कर सकता है, किसी भी कंपनी को डिक्लेयर कर सकता है, किसी भी एंटिटी को डिक्लेयर कर सकता है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट के स्कोप के अंदर फॉल नहीं करती। ठीक है, यानी अगर हम समराइज करें, क्विकली समराइज करें, तो हमने कहा बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन के अंदर तीन चीजें आती हैं। ठीक है, अब समरी से ही समराइज कर लेते हैं इसको। तीन चीजें आती हैं, कंपनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान या स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एनी अदर स्टैट्यूट। दो चीजें नहीं आती, वो क्या दो चीजें नहीं आती? कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर द लॉ ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, या फिर नॉट अ कंपनी नोटिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसी कोई अभी तक कोई कंपनी नहीं है अली आरिफ कि जैसे नोटिफाई, ये जनरल पावर रखा है इन्होंने। स्टैट्यूटरी बॉडी मैंने बताया, रितेश, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील, ये सारी एग्जांपल्स दी मैंने अभी। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? कह सकते हैं मुहिब, कह सकते हैं। बेसिकली वो मेंबर्स के इंटरेस्ट के लिए बेसिकली बनी है। रितेश, आपको पता करने की जरूरत भी नहीं है। देखें, अगर पता करना है तो उसका सबसे इजीएस्ट वे ये है कि आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नोट वन उठा के देख लें, और नोट वन में ये देख लें कि उसमें लिखा है कि कंपनीज ऑर्डिनेंस में या कंपनी लॉ में या कंपनीज एक्ट में बनी है तो ठीक है। और अगर नहीं बनी है तो इसका मतलब वो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, क्यों? क्योंकि अगर बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट बनी है, ठीक है, तो इसके लिए सेपरेट रेजोल्यूशन लाया गया पार्लियामेंट में, सेपरेट एक्ट लाया गया, तो फिर इसका मतलब ये कि वो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। अच्छा मुझे देखो इसमें इंटरेस्टिंग बात कि उसने क्या कहा कि उनका रेलेवेंट स्टैट्यूट ये बताएगा कि क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है या कॉर्पोरेशन है या नहीं है। तो इसके लिए आपको इसका जो जो आप एक्ट बता रहे हो उसके अंदर जाके देखना पड़ेगा कि ये क्या बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन के स्कोप में फॉल करेगी या नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा फिर यहाँ तक सब साथ हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, बड़ी आसान आसान सी बातें करें, अभी तो हमने कोई मुश्किल बात की नहीं। नहीं, ये अलग है। हसन, ये अलग है, दो अलग अलग पॉइंट्स है ना। पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है, और फिर है नॉट 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 अ कंपनी नोटिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट। ये तो एक्सक्लूड के अंदर फॉल कर रहा है, स्टैट्यूटरी बॉडी तो इंक्लूड के अंदर फॉल कर रही है। ठीक है। चलें, जरा ये 19 और 20 की जो डेफिनेशन है ये जरा प्लीज पढ़िए, उसके बाद फिर बात करते हैं 19 और 20।
ठीक है। कंपनीज एक्ट 2017 की हम बात कर रहे हैं, तो यहीं से हमने कंटिन्यू किया। हमने कहा भाई कंपनीज की काइंड्स क्या होती हैं। ठीक है। तो कंपनीज की काइंड्स के लिए हमने कहा सबसे पहले आपके पास लिमिटेड बाय शेयर है। ठीक है। लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर इसने क्या बात कही, company limited by shares means a company having the liability of its members limited by the memorandum to the extent of the amount, if any, remaining unpaid on the shares respectively held by them। बड़ी आसान सी और बहुत सिंपल सी बात है कि जितने मैंने शेयर्स लिए, अगर मैंने उसकी पूरी पेमेंट नहीं की, तो जितनी पेमेंट बाकी है मैं उस एक्सटेंड तक लायबल होऊंगा अगर कंपनी बंद हुई। यानी मेरी लायबिलिटी उसके बियॉन्ड नहीं है। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल आई होप कि हमारे पास यहाँ पे कई साइड पे आ रही होगी। ठीक है, नजर आई होगी। अच्छा, यहाँ बच्चों ने लिखा है स्क्रीन नहीं आ रही, आपका स्क्रीन नहीं आ रही है। एनीवेज, तो हम ये बात कर रहे थे कि भाई आपके पास फॉर एग्जांपल लिमिटेड बाय शेयर्स, और लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है ना, सब साथ हैं यहाँ तक। कि क्यों स्क्रीन क्यों चली गई, आप अब फिर चली गई आपके पास। अब आ रही है स्क्रीन या चली गई। सब क्लियर है, हम स्टार्ट कर दें। चलें। अच्छा, तो देखिए लिमिटेड बाय शेयर्स, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसकी एग्जांपल्स मैं आपको ब्रीफली जो है वो बताऊंगा। ठीक है। देखिए, लिमिटेड बाय शेयर्स तो क्लियर हो गया ना। अब लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल क्या होता है। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन जरा पढ़ लेते हैं। Limited by guarantee means a company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the members may respectively thereby undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up। ये है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल। ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ
कि भाई आपके पास इस केस के अंदर आपकी मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी होगी, कि जितनी मैंने गारंटी दी है। गारंटी का मतलब क्या है, कि जितना मैंने कहा था। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई मैं 1 लाख रुपए दूंगा अगर कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ मूव की, ठीक है, तो मैं इतनी ही अमाउंट के लिए लायबल होऊंगा। ठीक है, इसके बियॉन्ड मेरी लाइबिलिटी नहीं होगी। चाहे कंपनी की लाइबिलिटी 50 मिलियन हो, लेकिन मेरी लाइबिलिटी 1 लाख से ऊपर नहीं जाएगी। यही तो फायदा है कंपनी का, लिमिटेड लाइबिलिटी का, कि आपकी लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अदरवाइज क्या होगा, पर्सनली लाइबल होंगे, फिर 50 मिलियन जो है वो आपको अपने घर बेच के या दूसरी चीजें बेच के जो है वो करने पड़ेंगे। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि एक हो गई लिमिटेड बाय शेयर्स और एक हो गई लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है ना कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं लिमिटेड बाय शेयर्स की बात करता हूँ। ठीक है, अब ये ऑलरेडी मेरे पास लिखी हुई एग्जांपल है तो मैं आपको डायरेक्ट इसको दिखा देता हूँ कि भाई तीन तरह के शेयर होल्डर्स हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, इनके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 50, 30 और 20, यानी इनका रेशो कितना हो गया, 50, 30% और 20%। प्राइस पर शेयर कितनी है, 10। तो यानी टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 500, 300 और 200। इसमें से इन्होंने पे कितनी की हुई है, 100, 200 और 200। तो यानी अनपेड कितनी हुई, ए का 400 अनपेड है और बी का 100 अनपेड है और सी का कुछ भी अनपेड नहीं है। तो हमने कहा ये जो अनपेड है, यानी इसका मतलब लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिट कर जाएगी टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। मेरे साथ हैं? अब मैं कहता हूँ कि भाई जब कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ मूव की, तो उस वक्त कंपनी के पास एसेट थे 5 मिलियन के, लाइबिलिटीज कंपनी की 10 मिलियन की। इसका मतलब नेट पे लाइबिलिटी है 5 मिलियन की। लेकिन मेंबर्स 400 और 500 रुपए देने के लिए लायबल हैं, 5 मिलियन देने के लिए लायबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। सब साथ हैं यहाँ तक? अच्छा, अब देखें, अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये देखें आपके पास अभी तो हम सिर्फ काइंड्स की बात कर रहे हैं ना, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बताएं ना, तो अब आपके पास जब आप शेयर कैपिटल पढ़ेंगे तो अब आपके पास पार्टली पेड शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। लेकिन जाहिर है एक काइंड एग्जिस्ट तो करती है। ठीक है, इसलिए हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है अब्दुल गनी? अच्छा, फिर इसके बाद लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, इसकी भी डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी। ठीक है, इसमें ए ने कहा मैं 1000 दूंगा, बी ने कहा मैं 700 दूंगा, सी ने कहा 300 दूंगा। कब? के जब कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ मूव करेगी। अब कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ मूव कर गई। ठीक है, 5 मिलियन के एसेट्स हैं, 10 मिलियन की लाइबिलिटीज है, इसका मतलब -5 मिलियन की लाइबिलिटीज होगी नेट पे। ठीक है, तो लॉ कह रहा है कि भाई जब ये इस पोजीशन पे आएंगे कि मेंबर्स से कहेंगे भाई आप अमाउंट दें, तो मेंबर्स कहेंगे मैं सिर्फ 1000, 700 और 300 रुपए दूंगा। 5 मिलियन के लिए हम लायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। सब मेरे साथ हैं? अच्छा, फिर अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल का। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल का, तो इस केस के अंदर लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि भाई मेंबर्स की लाइबिलिटी दो होंगी, एक लिमिटेड बाय शेयर्स वाली और एक लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल वाली। यानी जो उन्होंने गारंटी किया उसके लिए भी लायबल, और जितना उनका अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है उसके लिए भी लायबल। तो लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक लिमिटेड बाय शेयर्स वाले और एक लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल वाले। मेरे साथ ही सब यहाँ तक? सब साथ हैं? वेरी गुड। और फिर लास्टली आपके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, देखिए जनरली कैरेक्टरिस्टिक कंपनी का यही होता है कि आपके पास लाइबिलिटी जो है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। लेकिन ये काइंड भी एग्जिस्ट करती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली, प्रैक्टिकली नहीं करती। लेकिन एज पर लॉ आपके पास जो है वो एक काइंड ऑफ कंपनी है अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी। यानी इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी, एसईसीपी में रजिस्टर्ड होगी। ठीक है, तो, आपके पास जो है सब कुछ वैसे ही होगा, लेकिन इसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड
नहीं होगी। ठीक है, इसमें भी दो टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं कि विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल। अगर विदाउट शेयर कैपिटल होगा तो जितनी लाइबिलिटी होगी वो सबके अंदर इक्वली डिवाइड हो जाएगी, और अगर विद शेयर कैपिटल होगा तो पहले शेयर कैपिटल वाली लाइबिलिटी आप पे ऑफ करेंगे और उसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऑल्दो ये इतना रेलिवेंट डिस्कशन नहीं है अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला, लेकिन चले फिर भी हमने यहाँ पे समरी में से कवर कर दिया। तो तीन तरह की आपके पास काइंड है बेसिकली, एक लिमिटेड बाय शेयर्स, एक लिमिटेड बाय गारंटी, और एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? चलें, अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब आगे हमें टाइप्स पे बात करनी है। ठीक है, फिर अब आपने आप में से बच्चों ने कहा था कि हमें नमाज का ब्रेक भी चाहिए, तो हम यहाँ पे जो है वो क्लास को ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।